जो है भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन को प्रेरित किया, जिसमें पुर्तगाली पहले आए, फिर डच, स्पेन, अंग्रेज, फ्रांसीसी तमाम आए। तो उन्हीं लोगों ने यहाँ आए किसलिए? व्यापार करने के लिए। और व्यापार करने के मतलब देखिए, जो व्यापारी होता है, हम पहले दिन से आपको मॉडर्न हिस्ट्री जो पढ़ा रहे थे बताया कि व्यापारी जो होता है उसका मुख्य फोकस उस पर होता है, व्यापारी का मुख्य फोकस होगा लाभ कमाने पे, इस पर होगा लाभ कमाना। तो कोई व्यापारी अगर किसी देश में आ रहा है या किसी अन्य जगहों पर जाके व्यापार कर रहा है, तो व्यापार करने का उद्देश्य उसका क्या है? लाभ कमाना। लेकिन ये लाभ कब कमाएगा? जब इसको जहां पे वो जा रहा है वहां पे उसको कच्चा माल मिले आसानी के साथ, उसको श्रम सस्ता मिले, श्रम सस्ता मिले उसको, ठीक, उसको एक बाजार मिले, ठीक, कच्चा माल, श्रम सस्ता मिले, बाजार मिले, और इन सब के बाद उसके पास तभी तो आ रहा है, तुम्हारी कॉमन बात है। लेकिन इन सब चीजों के होते हुए भी उसको जो जहां पे वो जा रहा है वहां उसको संरक्षण भी मिले, क्योंकि कहीं भी आप जाएंगे तो वहां पहले से स्थापित जो व्यापारी लोग हैं, जो व्यापारी हैं, वो किसी नए लोगों को, नए प्लेयर को तो मैदान में आने नहीं देंगे। और मैदान में जब आने नहीं देंगे तो मैदान में आने के लिए उस प्लेयर को क्या चाहिए? संरक्षण चाहिए। और ये संरक्षण कौन देगा? जो वहां का शासक वर्ग होगा, अब वो शासक वर्ग चाहे राजतंत्र हो, वो चाहे जो है लोकतंत्र हो, दो तरीके की प्रणाली को हम जानते हैं। अब राजतंत्र में चाहे तानाशाही हो, चाहे जो है जिस तरीके का वंशावली हो, तो उस दौर को अगर आप देखें, जब यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन हुआ तो मुगल वंश सत्ता में था भारत में, मुगल वंश सत्ता में था। और मुगल वंश एक तरीके का राजतंत्र था, आनुवंशिक था, वंशानुगत के आधार पर होता था, और इसकी सारा केंद्र पूरे भारत का मुगल। और इन मुगलों के अधीन अलग अलग प्रांत थे, जैसे अवध था, बंगाल था, मैसूर था। अप्रत्यक्ष रूप से आपने देखा, फिर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से पूरे भारत पर मुगलों की सत्ता थी। और यह मुगलों की अर्थव्यवस्था ग्रामीण अर्थव्यवस्था आधारित थी, स्थानीय व्यापार पर आधारित थी, वस्तु विनिमय पर आधारित थी, कौड़ी हुंडी के माध्यम से व्यापार होता था। इसमें जो है मुद्रा का जो है मौद्रीकरण बहुत कम था। क्या था? मौद्रीकरण बहुत कम था, मौद्रीकरण कम था, ठीक। लेकिन अब ये क्लियर हो गया। अब दूसरे जैसे आप व्यापार करने के लिए इतनी बातें समझिए, मौद्रीकरण कम था, वस्तु विनिमय के आधार पर था, और स्थानीय आधार पर था। वस्तु विनिमय के आधार पर उत्पादन था, स्थानीय आधार पर था व्यापार, स्थानीय स्तर पर था। अब स्थानीय स्तर पर 10-20 किलोमीटर लगभग देखेंगे आप, अलग अलग जगहों पे राजस्व की दर अलग थी, लगान की दर कहीं अलग थी, कहीं जो है मूल्यों में अंतर था। इसीलिए अलाउद्दीन ने एकीकृत व्यवस्था को लागू करने की कोशिश की। अकबर के पीरियड को भी आपने देखा, उन्होंने बहुत कुछ इस तरीके की प्रणाली को लागू करने की कोशिश की। लेकिन ये सब चीजें प्रारंभिक चरण, जब यूरोपीय कंपनियां जैसे पुर्तगाली आए, फ्रांस आए, अंग्रेजी आए, सब आए, तो इनको संरक्षण जो प्रदान करेगा, वो संरक्षण कौन प्रदान करेगा? मुगल वंश करेगा या स्थानीय शासक जो होंगे वो करेंगे। ये बातें क्लियर हो गई। लेकिन यहाँ के जो व्यापारी होंगे उनसे इसमें क्या होगी? प्रतिस्पर्धा होगी। एक पहलू निकल के आ रहा है, क्या होगी? प्रतिस्पर्धा होगी। लेकिन अब कोई आपको क्यों अपने यहाँ व्यापार करने देगा? अगर आप किसी देश में जाते हैं या कहीं जाते हैं, आपको कोई व्यापार करने क्यों देगा? व्यापार करने तभी देगा कोई जब उसको आपके लाभ के साथ उसका भी लाभ हो, उसके राज्य का लाभ हो, उसके नागरिकों का लाभ हो। तो मतलब दोनों तरफ से जब लाभ की प्रक्रिया दिखाई देगी तभी तो व्यापारिक समझौते हो पाएंगे। सिर्फ व्यापारी वर्ग को लाभ हो, शासक वर्ग को लाभ ना हो, वहां के स्थानीय लोगों को लाभ ना हो, तो क्यों? और नई चीजों का तो ये जब लाभ जब दोनों वर्गों की तरफ दिखाई देगा, तो प्रारंभिक चरण में जो यूरोपीय आए उनको, उनके साथ व्यापार में भारत को लाभ था, व्यापार में भारत को लाभ था। लाभ कैसे था? देखिए, आप व्यापार क्यों करते हैं? अगर आप देखें तो दूध के व्यापार को थोड़ा उदाहरण के रूप में लें, बहुत इफेक्टिव एग्जांपल तो नहीं बन पाएगा लेकिन समझने के लिए बन सकता है। अगर आप दूध के व्यापार को देखें और फिर इस चाय के व्यापार को बीच में जोड़ें, दूध जो है आज के 21वीं सदी की बात करिए तो गांव में भी 50 घर का गांव है अगर, तो 10-5 घर पे ही दूध है। लेकिन जिस समय की हम बात कर रहे हैं वहां कृषि के साथ पशुपालन,
लगभग हर घर में एलसीओ मानिए 1 किलो 2 किलो दूध का उत्पादन होता था, और वो दूध का उत्पादन वहीं आसानी के साथ खपत हो जाता है, दूध वहीं पैदा हुआ, घर में खाए पिए खत्म हो गए। लेकिन दूध के साथ बनी हुई कोई सामग्री है, मान लीजिए जैसे पनीर का आविष्कार हुआ, दूध से पनीर का आविष्कार, और दूध से पनीर का आविष्कार। अब देखिए पनीर गांव वालों की आवश्यकता नहीं, पनीर का जो है गांव वालों की आवश्यकता नहीं, दूध गांव वालों की आवश्यकता थी। दूध से वो मट्ठा बनाते थे, वो दही बनाते थे, वो दूध से आपका खीर बनाते थे, दूध से जो है अन्य आइटम बना लेते थे, ये गांव वालों की आवश्यकता थी, और दूध का खपत यही हो जाती थी गांव में ही। लेकिन दूध से जब पनीर का आविष्कार हुआ, क्या हुआ तकनीकी, और इस पनीर की डिमांड कहाँ है, गांव में नहीं, इस पनीर की डिमांड बाजार में है, शहर में है। और इस शहर को अगर आप मान लीजिए कि शहर जो है, शहर को आप मान लीजिए यूरोपीय देश है, उदाहरण के लिए शहर क्या है, यूरोपीय देश है, और ये दूध गांव वाला जो ये भारत है, तो भारत को पनीर की आवश्यकता नहीं, भारत को पनीर की आवश्यकता नहीं, इस समय तो भाई आवश्यकता है, इसमें तो पनीर मशरूम टिक्का बर्गर पिज्जा क्या क्या, मतलब अब तो सब कुछ भाई देखिए भूमंडलीकरण ने मल्टी डायमेंशनल सबको बना दिया, वैश्वीकरण में हर जगह का बाटी चोखा न्यूयॉर्क में बिकने लगा, लंदन में बिकने लगा। एक फिल्म भी आई थी हमको याद है, रवि किशन या रानी चटर्जी किसका था भाई, उसको लेकर तो उसमें बाटी चोखा वाला न्यूयॉर्क बाटी चोखा बेच रही थी वो, तो बाटी चोखा ये सब जो व्यवस्थाएं थी, ये क्या वैश्वीकरण के प्रभाव को दिखा रहा है। आज आप वैश्वीकरण के प्रभाव को दिखा रहे हैं, लेकिन ये वैश्वीकरण नहीं था, ये विदेशी लोग, विदेशी व्यापारी अपने लाभ के लिए आ रहे, क्योंकि यहाँ दूध की उपलब्धता, अर्थात दूध को आप रॉ मटेरियल समझिए, रॉ मटेरियल आसानी के साथ उपलब्ध था, और इस रॉ मटेरियल की डिमांड कहाँ थी, ये रॉ मटेरियल दूध के द्वारा जो बन रहा था, इसकी डिमांड थी यूरोपीय देशों में, पनीर की डिमांड थी वहां, लेकिन अब पनीर यहाँ की आवश्यकता नहीं, तो पनीर को खरीदने के लिए दूध से उत्पादित पनीर जो बनाया गया ग्रामीणों के द्वारा, जो तकनीकी परिवर्तन किया गया, इस पनीर की डिमांड यूरोपीय देशों में, भारतीयों में, ये पनीर खरीदने के लिए भारत की मुद्रा प्रणाली क्या थी, वस्तु विनिमय प्रणाली थी। हमने क्या बताया, वस्तु विनिमय प्रणाली थी, क्या थी, वस्तु विनिमय प्रणाली, वस्तु विनिमय प्रणाली। अब देखिए अभी हम इसको और एथेंटिक उदाहरण से जोड़ेंगे जो आप किताबों में पढ़ते हैं, एकदम इसको थोड़ा व्यवहार में समझाने के अलग उदाहरण लिया, किताब वाला उदाहरण आपको आसानी से याद आता है। तो वस्तु विनिमय प्रणाली पे थी, तो इस पनीर के बदले में भारतीयों को क्या चाहिए, कोई वस्तु चाहिए, उनको उनकी मुद्रा से मतलब नहीं, यहाँ का जो पाउंड है, स्टर्लिंग है, ऑन्स है, ये सब जो मुद्राएं थी उस समय, उस मुद्रा का भारत में कोई उपयोग ही नहीं, आवश्यकता नहीं, तो मुद्रा तो लेंगे नहीं भारतीय, तुम क्या लेंगे इसकी जगह पे, वस्तु लेंगे, तो वस्तु क्या लेंगे, यहाँ वस्तु के रूप में सोना और चांदी, सोना और चांदी, ठीक, सोना और चांदी के बदले में पनीर ले गए। अब इस पनीर के जगह पे आप मसाला रख लीजिए। अगर आपने देखा होगा कि प्रारंभिक चरण में, प्राचीन काल हो या मध्य काल हो, केरल का मालाबार तक, आज भी भारतीय मसालों की खोज होती है, तो केरल का मालाबार तक पे जो मसाले उत्पादित हो रहे थे, काली मिर्च को यवनप्री कहा जाता था, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, ये मसाले, और यूरोपीय भौगोलिक कल्चर को देखिए, तो यूरोप का जो भौगोलिक स्ट्रक्चर था, वहां ठंडी जलवायु पाई जाती, और ठंडी जलवायु के लोग जो है मांस का ज्यादा उपयोग करते थे, तो उस मांस को ज्यादा समय तक सुरक्षित करने के लिए यहाँ के मसाले का उपयोग होता था, और मसाले का टेस्ट तो कहाँ मिलता था, केरल के मालाबार तक। और भारत का सूती कपड़ा प्रारंभिक चरण से आप मथुरा का साटक, चीन के ऋषभ का कौशे जो अश्विन काल में मथुरा का साटक फेमस था, पुंड्रवर्धन बंगाल का फेमस था, कपड़ा भी, तो मसाला और कपड़ा ये दोनों उद्योग फेमस थे, और औद्योगिकरण में यही कपड़ा जो है, सूती वस्त्र जो है, औद्योगिक क्रांति का जो वाहक रहा, यही वाहक रहा, तो ये दोनों चीजें भारत में आसानी से उपलब्ध है। लेकिन इन दोनों चीजों की जो उपलब्धता थी भारत को, और भारत क्या था, आत्मनिर्भर या आत्म वस्तु प्रणाली थी। भारत की जो अवस्थाएं थी पहले के जमाने में, रोटी कपड़ा मकान और उतना भौतिकवाद नहीं था, तो संसाधन चाहे जितने कम या ज्यादा रहे, लेकिन अवस्थाएं बहुत सीमित थी। अगर आपने फिल्म देखा होगा, एक अजय देवगन की फिल्म है भाई,
जो जिसमें दरोगा बने उसी में दरोगा बड़ा फेमस हो गया, प्रकाश राज और अजय देवगन की फिल्म थी, जिसमें जो है गोवा में चला जाता है गांव से वहां पे, तो कहता है एक डायलॉग मारता है कि हमारी आवश्यकताएं हैं कम, इसी हमारे हमारी जमीन में है दम, कि गांव पे जाएंगे खेती करेंगे वो करेंगे, इसीलिए हम भ्रष्टाचार नहीं करते। तो वही बातें यहाँ बढ़ रही कि भारत की आवश्यकताएं ही नहीं कि बाहर से व्यापार वाणिज्य की कोई जरूरत नहीं, भारत विदेश की वस्तुओं का इनको आवश्यकता ही नहीं थी। तो जब विदेश की वस्तुओं का हमारे पास आवश्यकता नहीं, हम क्यों लेंगे? हमको आवश्यकता नहीं, हम क्यों लेंगे? आज भी अगर हमको किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं, तो हम उसकी जगह पर क्या कर सकते हैं? अगर हम कोई चीज तो हम मुद्रा लेंगे, हम वस्तु को नहीं लेंगे। लेकिन अगर आप प्रयागराज में, दिल्ली में कई बार कमरा लेके पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप देखते हैं लाज वगैरह में जब रहते हैं तो आपको आवश्यकताएं पड़ती हैं। जैसे आपके पास नमक समाप्त हो गया, चीनी समाप्त हो गया, तो तुरंत आप बाजार नहीं जा पाएंगे। रात में खाना बना रहे हैं, नमक सब कम हो गया, तेल कम पड़ गया, हल्दी कम पड़ गया, मसाला कम पड़ गया, तो आप नहीं बाजार जा पाएंगे। तो क्या करेंगे? आप पड़ोसी के यहाँ जाएंगे, वस्तु विनिमय कर लेंगे, आज हमको तुम मसाला दे दो, तो कभी उसको भी आप कुछ दे दें। ये व्यवस्था वस्तु विनिमय हो गई दोनों की। लेकिन जब आपके घर के ठीक नीचे ही जनरल स्टोर की दुकान हो और उसका मालिक वहीं रहता हो, तो आप रात के 11 बजे खटखटा के खरीद लेंगे। आप उसको पड़ोसी के यहाँ वस्तु विनिमय नहीं करेंगे, तो क्या देंगे उसके बदले? मुद्रा देंगे। तो वही यूरोपियों को मुद्रा देना पड़ा, इसके लिए मसाले और कपड़े में। और मुद्रा, उनकी जो मुद्रा है वो हमको ग्राह्य नहीं है, वो हमारे यहाँ चलती नहीं, तो हम मुद्रा की जगह क्या देंगे? क्या लेंगे? सोना और चांदी। इसीलिए बर्नियर ने कहा सोना चांदी यही आके जमी दोज हो जाती। तो प्रारंभिक चरण में जब प्रतिस्पर्धा हुई, तो उसमें भारतीयों को लाभ क्यों होता था कि हम मसाले और कपड़े के बदले में सोना चांदी पाते थे। अब गोविंदा नहीं थे कि सोना हुआ बड़ा महंगा, चांदी पिछाई महंगाई में जो है सोना हुआ बड़ा महंगा और मैं चांदी ले आए, उनका गाना। तब सोना चांदी आता ही आता था, महंगाई आए चाहे जाए, क्योंकि सोना चांदी की आवश्यकता हमको उतनी नहीं थी जितनी सोना चांदी के बदले मसाले और कपड़े की आवश्यकता यूरोपियों की। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये चीजें थी। ये जब चीजें हो गई तो इसके बदले में क्या भाई, आप मसाला देती है, कपड़ा देती है, उसके लिए मूल्यवान धातु सोना चांदी पा गए, मूल्यवान धातु पा गए। लेकिन तो ये तो तब तक था जब तक ये व्यापारी आपके संरक्षण में थे। लेकिन आपके बाजार में कोई व्यक्ति बाहर से आता है और बीकानेर की दुकान खोल लेता है, तो छोटे छोटे हलवाइयों की क्या करता है, धीरे धीरे प्रतिस्पर्धा से बाहर कर देता है। तो वो बीकानेर का हलवाई भी बाजार का नियम तय करता है, वही मार्केट में मिठाई का रेट तय करता है। वैसे ही ये संरक्षण प्राप्त यूरोपी जब भारत में धीरे धीरे भारत की राजनीतिक परिस्थितियों को समझ गए, इनके आंतरिक विद्रोह को, जैसे आपने यूरोपीय कंपनियों के आगमन के समय देखा, उत्तर मुगल के समय समझ गए, तो उन्होंने धीरे धीरे भारत में राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने का प्रयास किया, क्योंकि कंपनी के ऊपर कर्ज का बोझ, ये सब चीजें। तो जब कंपनी ने 1757 का, उसी में प्लासी का युद्ध होता है, क्या होता है? प्लासी का युद्ध। और प्लासी के युद्ध के बाद जो एक व्यापारी कंपनी थी, वो व्यापारी कंपनी कहां बदल गई? वो बदल गई एक राजनीतिक सत्ता के रूप में। अब बताइए, अब यहीं से कॉन्सेप्ट कहानी शुरू। जब अब कोई व्यापारी अगर सत्ता को प्राप्त करेगा, देखिए आज भी बेटा गुड मॉर्निंग, अगर कोई व्यापारी राजनीतिक सत्ता को प्राप्त करता है, तो ये बताइए जो भी नियम कानून बनेंगे, जो भी नीतियां बनेंगी, वो क्या अपने व्यापार को अधिक करने के लिए बनाएगा? वो सारी नीतियां अपने व्यापार को लाभ पहुंचाने के लिए बनाएगा। लाभ कैसे मिलेगा? जब निवेश की मात्रा कम से कम हो, निवेश हमको कम करना पड़े, तभी जाकर के हमको ये यहाँ का जो कच्चा माल, श्रम, बाजार, ये सब चीज, तो पूंजी जितने कम लगेगी उतने जो है ये चीजें हमको लाभ ज्यादा देगी। तो पूंजी कम कैसे लगी? क्योंकि अभी तो हम पूंजी के बदले में सोना चांदी दे रहे हैं जो महंगा पड़ रहा है। तो जब कोई कंपनी यहाँ व्यापारी कंपनी को प्राप्त कर दी, तो यहाँ की नीतियां अपने हिसाब से बनाएगी। तो क्या करेगा? जो इसके पहले शुल्क लगता था, जो चुंगी लगती थी, जो कर लगता था, इन सब से अपने को क्या करेगा? छूट प्रदान करेगा, सब्सिडी जिसको आप कह रहे हैं, छूट प्रदान करेगा। और ये छूट क्या होगा? तो क्या करें, जब ये छूट प्रदान करेगा तो अपने व्यापार को और संरक्षित कर लेगा, क्योंकि अब राजनीतिक शक्ति उसी के हाथ में। तो यहाँ के व्यापारी प्रतिस्पर्धा से या तो बाहर होने लगेंगे, या तो उनका मटेरियल महंगा। तो जब मान लीजिए कोई एक सामग्री 10 रुपए में उत्पादित होती थी प्रारंभिक चरण में, और
जो कंपनी का मालिक है वही अब राजनीतिक सत्ता को प्राप्त करे, और इस पर 2 रुपए टैक्स लगता था। तो ये उत्पादित वस्तु हो गई 12 रुपए की। अब जो है भारतीय भी 12 रुपए में बेचते थे, यूरोपीय भी 12 रुपए में बेचते थे, लेकिन यूरोपियों को अब यहाँ 2 रुपए की छूट हो गई। तो यूरोपीय अगर 10 रुपए में बेचेंगे तब पर भी तो लाभ में रहेंगे, और भारतीय 12 में बेचेगा तो हानि किसको होगी? भारतीयों को। ये 2 रुपए की जो सब्सिडी थी, तो जो 2 रुपए का अतिरिक्त धन इनको देना पड़ता था, उसको इन्होंने यहीं से प्राप्त करना शुरू कर दिया। और धीरे धीरे इसी प्राप्त धन से जो बाहर से ये सोना चांदी लाते थे, उसके जगह पर जब इन्होंने बंगाल में व्यापार राजनीतिक सत्ता प्राप्त की, तो बंगाल के धन से ही यूरोप में जो है क्रांति, औद्योगिक क्रांति को लाभ मिलना शुरू हो गया, क्योंकि यहाँ रॉ मटेरियल सस्ता था, यहीं के धन से वहां होने लगा, और यहीं के धन से उन्होंने भारतीय व्यापार पर एकाधिकार कर लिया, और धीरे धीरे इसी धन से सैन्य ताकत को बढ़ाया, भारत की प्रशासनिक व्यवस्था को चेंज, और धीरे धीरे इसका प्रभाव भारत के सूक्ष्म और लघु उद्योगों पर पड़ने लगा, और भारत की कृषि आधारित प्रणाली बेरोजगारी पर हो गई। उद्योग, नए नए जो उद्योग लगे, उन्होंने बहुत बड़ी संख्या में देशी रजवाड़ों का जो विलय हुआ, उससे बहुत बड़ी संख्या में बेरोजगारी हुई, जिससे कृषि पर जो है बोझ बढ़ने लगा। फिर कृषि में जब लगान की दरें सब कुछ तय की गई, तो इधर औद्योगिकरण, फैक्ट्रियों की शुरुआत हो गई, तो कृषक मजदूर की अवस्थाएं बढ़ गई। इस तरीके से धीरे धीरे जो है इनके इस व्यापारिक कुचक्र से, व्यापार राजनीति कुचक्र से पूरे भारत के व्यापार वाणिज्य पर प्रभाव पड़ा, जो इन्होंने फिर इसी में इनकी जो भारत में शासन करने की शिक्षा प्रणाली को चेंज किया, न्याय प्रणाली को चेंज किया, प्रशासनिक प्रणाली को चेंज किया, जिससे एक नवीन मध्यम वर्ग का उदय हुआ, और धीरे धीरे आगे चल के इनकी जो नीतियां थी उसके पक्ष विपक्ष सामने आने लगे, और पक्ष विपक्ष सामने आने लगने के कारण जो है इनका विरोध होना शुरू हुआ। तो भारत की अर्थव्यवस्था का जो है पूरी तरीके से औपनिवेशिक शोषणकारी व्यवस्था हो गई। यही कॉन्सेप्ट है इसका। अब इसमें कुछ कार्य हैं, कुछ ऐसे हैं, उसको हम आपको बता देते हैं कि कैसे कैसे चीजें आगे बढ़ी, कैसे हमने शुरू किया। ठीक, इसकी पॉइंट को समझिए। अब उसके बाद इसमें कुछ है नहीं, बस कुछ तथ्यात्मक चीजें, बहुत छोटा पॉइंट है, लेकिन मेंस में हर बार घुमा फिरा के आता है। 2018 के पीसीएस मेंस में यही टिप्पणी लिखने के लिए आया था 100 शब्द में। फिर उसके बाद ये आईएएस में आया, इंटरव्यू में बार बार पूछे जाते हैं कि कैसे कोई व्यापारिक कंपनी ऐसे हो गई जबकि मुगल सत्ता मजबूत थी, ये सब चीजें थी, तो कैसे इन्होंने ले लिया। ये आपसे पूछा जाता है, कॉन्सेप्ट के रूप में भी इंटरव्यू वगैरह में ये प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ठीक, इसको अगर फ्रेमिंग के रूप में देखें, जो हमने चर्चा की, तो भूमिका अगर इसको देखेंगे, भूमिका हमने अभी तक भूमिका ही बनाई जो अपनी चर्चा की। इसकी पृष्ठभूमि को अगर देखें, देखिए दो आंसर पे बात की, 1757 के पहले जो है, 1757 के पहले की स्थिति जो आपने पढ़ा, ये मुगल सत्ता दिन में आया, लेकिन 1757 में जब कोई व्यापारी कंपनी क्या थी, जो व्यापारी कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, वो क्या बन गई? वो शासक वर्ग बन गई। वो शासक वर्ग बन गई, क्या हो गई? शासक बन गई। तो शासक वर्ग बन गया, तो शासक वर्ग ने क्या किया? जो आय का उस समय मुख्य स्रोत था भू राजस्व, तो इसने क्या किया? भू राजस्व की व्यवस्था में परिवर्तन किया, और इससे क्या होगा? लगान की दर को इसने क्या किया? मौद्रीकरण कर दिया। आगे लगान की दर को मौद्रीकरण कर दिया है। लगान की दर के मौद्रीकरण का क्या हुआ कि इसमें जो है एक नवीन तबका आगे चल करके हम एक साथ लपेट रहे, जमींदारी व्यवस्था की इन्होंने शुरुआत की। आप देखेंगे इन्होंने मालवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत की, इन्होंने रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत की। इन सब चीजों के कारण क्या हुआ? किसानों का शोषण बढ़ने लगा। ठीक, और किसान जो है इस मौद्रीकरण, बढ़ी हुई अधिशेष लगान, बढ़ी हुई लगान की दर क्या किया? बढ़ा दिया। बढ़ी हुई लगान के कारण, इन व्यवस्थाओं के कारण किसान जो है ऋणग्रस्त होने लगा। क्या होने लगा? ऋणग्रस्त। और इस ऋणग्रस्तता ने एक नया वर्ग जो साहूकार वर्ग था उसको जन्म दिया। इस साहूकार वर्ग से ये किसान धन लेने लगे। ये किसान जो है साहूकार वर्ग अपनी जमीन को गिरवी रखने लगे। कहाँ? साहूकार। ये दोनों व्यवस्थाओं ने किसानों का शोषण किया, और किसान जो है कृषि छोड़ करके भागने लगे, और कृषक मजदूर बन गए अपने ही खेत में, वो कृषक मजदूर बन गए। इस तरीके की प्रणाली क्या हुई? जब सत्ता ईस्ट इंडिया कंपनी या यूरोप ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में आ गई बंगाल में। ठीक, और इसी समय देखिए फिर एक दूसरे पहलू को देखिए, जब 19वीं शताब्दी के आसपास भारत में औद्योगिक क्रांति, जो कि वहां औद्योगिक क्रांति 16वीं शताब्दी में इंग्लैंड में, उस औद्योगिक क्रांति का जो है प्रभाव
अब यहाँ होने लगा। क्यों औद्योगिक क्रांति भारत में 19वीं शताब्दी में आसपास 1860 के आसपास हुई। देखिए 1860 के आसपास औद्योगिक क्रांति हो रही, उसके पहले क्या हो रहा, 1757 में राजनीतिक सत्ता का परिवर्तन। इन 100 वर्षों में इस राजनीतिक सत्ता के परिवर्तन ने भारत के प्रशासनिक, राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक स्ट्रक्चर में जो परिवर्तन किया, उसने भारतीयों के शोषण की प्रवृत्ति को बढ़ाया और उस प्रभाव का प्रभाव भारत में औद्योगिकरण के संकेत दिखते हैं, लेकिन पूर्ण औद्योगिकरण नहीं आया। इसीलिए कहा गया औद्योगिकरण के जो है लक्षण यहाँ दिखते हैं। अब लेकिन इसका ये प्रभाव क्या हुआ, यहाँ कृषक व्यवस्था, कृषक मजदूर, और जब ये होगा शाहूकार, अकाल, पहले भी पढ़ते थे, ऋणग्रस्तता हमने आपको पहले ही बताया, अकाल, ये दोनों चीजों की श्रृंखला बढ़ने लगी। औद्योगिकरण के प्रभाव का, इसका प्रभाव जो भारत से धन जाने लगा, ये मेरे ऊपर आपको चर्चा में बताया, तो ये इंग्लैंड में जो है औद्योगिकरण को और बढ़ावा दिया और भारत में अनऔद्योगिकरण अर्थात छोटे रूप में एक औद्योगिकरण का संक्षिप्त प्रभाव भारत में दिखाई दिया, पूर्ण प्रभाव कभी भारत में दिखाई नहीं दिया। क्यों? क्योंकि भारत में एक ऐसी सत्ता थी जो भारत के हितों के लिए नहीं, इंग्लैंड के हितों के लिए अपने व्यापारिक हितों के लिए काम करेगी। जाने अनजाने में हमको थोड़ा बहुत लाभ मिल जाता था। इसीलिए जॉर्ज सुलिवन ने कहा कि हम ऐसी औपनिवेशिक व्यवस्था, ऐसी अर्थव्यवस्था है जो गंगा के किनारे से जल निचोड़ते हैं और टेम्स में ले जाकर छोड़ देते हैं। कहीं स्पंज की तरह हमारी अर्थव्यवस्था है कि हम गंगा के किनारे से लेते हैं और टेम्स नदी में ले जाकर फिर जल को छोड़ देते हैं, गंगा के जल को यहाँ से लेते हैं। यहाँ जल की बात है, जल को प्रतीकात्मक अर्थात भारतीय धन को हम लेके जा रहे हैं और इंग्लैंड में उस धन का उपयोग हम अपने औद्योगिक क्रांति को बढ़ावा देने के लिए कर रहे हैं। अब भाई आपके पैसे से कोई दूसरा उपयोग कर रहा है तो उसका लाभ तो उसको मिलेगा, आपको क्या मिलेगा? आप क्या की व्यवस्थाएं चौपट हो जाएंगी। वही चीजें यहाँ भी हो रही। इसको स्टूडेंट के रूप में अगर समझिए तो कोई भी स्टूडेंट अपने गांव से प्रयागराज, दिल्ली, पटना, लखनऊ पहुंचता है, 8 से 10 हजार रुपए महीने खर्च करता है। उस 8 से 10 हजार रुपए महीने को वो चाय की दुकान पर, कमरे पर, सब्जी पर, फल पर, कपड़ा पर यहाँ खर्च करता है। कहाँ? प्रयागराज, दिल्ली, पटना। तो उस पैसे का लाभ किसको मिल रहा है? उस व्यापारी वर्ग को, उस स्थान विशेष को मिल रहा है। लेकिन अगर आप सफल हो जाते हैं तब तो फिर मान लीजिए आपको भी लाभ मिलेगा, अन्यथा जो आपका निवेश है वो नुकसानदायक है। लेकिन उस निवेश से अभी क्या हो रहा, अभी तो आपके घर की अर्थव्यवस्था डैमेज हो रही है। आप जो है विकास और उधर ज्ञान की वृद्धि की अगर थोड़ा सा उदाहरण को दूसरे रूप में लीजिए, सिर्फ व्यापार के रूप में लीजिए, ज्ञान को उसमें निवेश के रूप में मत लीजिए, सिर्फ व्यापार के रूप में लीजिए, तो उस धन का आपके गांव को क्या मिल रहा है या आपके परिवार को तत्काल में क्या मिल रहा है? लाभ तो जिनको मिला। वैसे ही यहाँ की परिस्थिति, वही गांव से धन आकर के शहर में लग रहा है, वैसे गंगा के जल से धन निकल करके टेम्स नदी में गिर रहा था। अर्थात भारतीय धन से, इसके पहले क्या होता था? टेम्स में धन आता था, सोना चांदी यहाँ आता था, वर्गीय निकाय पूरे विश्व से सोना चांदी आके ही जमी दोज हो जाती है। लेकिन यहाँ क्या हो, जिस उल्टी गंगा वाले कबीरदास की उल्टी बानी, बरसे कंबल भीगे पानी वाली कहानियां होगी। जो भारतीय अपने आत्मनिर्भर थे, सोने की चिड़िया थे। क्यों? यही सोना चांदी आता था, इसीलिए सोने की चिड़िया बोला जाता था। अब वो सोने की चिड़िया फुर हो रही है, उड़ रही है, समझ में नहीं? इसलिए जो है इन सब चीजों का प्रभाव भारतीयों के ऊपर पड़ा और इसी चीज को दादा भाई नौरोजी ने क्या कहा कि ये धन निष्कासी का सिद्धांत है, धन का निष्कासन है। उन्होंने कहा कि ये धन निष्कासन का, धन निकासी का सिद्धांत दिया उन्होंने, दादा भाई नौरोजी धन निष्कासन के सिद्धांत दिया। और इसके समर्थन में बहुत से राय, जैसे आरपी दत्त जो है इंडिया टुडे के जो है, आज का इंडिया टुडे नहीं, उस समय जो इंडिया टुडे था, आरपी दत्त साहब, गोविंद रानाडे, एम जी रानाडे। उसके बाद आप देखें कि आरसी मजुमदार, गोपाल कृष्ण गोखले, आरसी दत्त, रमेश चंद्र, आरसी मजुमदार भी इसमें शामिल है, उन्होंने भी किया था। गोपाल कृष्ण गोखले, इनके हम कभी कभी इनको हटा भी देते क्योंकि इनका कुछ
जमींदारों के प्रति समर्थन था, इसीलिए आपने देखा 1857 की जो किताब आई थी, इन्होंने दूसरे तरीके का उसका विश्लेषण किया है। न तो यह प्रथम, न तो यह राष्ट्रीय, इनका अलग दृष्टिकोण था। लेकिन कहीं पे औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था की जो है बुराई ये भी करते थे। तो महागोविंद रानडे, गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, आरपी दत्त, और उसके बाद इसमें आप देखिए आरसी दत्त। फिर अगर आप देखें जी सुब्रमण्यम, उस समय के फेमस इतिहासकार अर्थकार शास्त्री थे जी सुब्रमण्यम, इन सब लोगों ने धन निकासी के सिद्धांत का व्याख्या किया, धन निकासी के सिद्धांत की व्याख्या की और कहा कि इसका प्रभाव भारतीयों के ऊपर बुरा पड़ रहा है। इन्होंने कहा कि भारत से धन लेते हैं और इंग्लैंड में ले जाकर के छोड़ देते हैं इंग्लैंड में, लेकिन जो भारत से धन जा रहा है, मनी जा रहा है, पैसा जा रहा है, इसके रिवर्स में हमको कुछ नहीं मिल रहा है, रिवर्स में, क्योंकि कच्चा माल लेके ये यहाँ से जाते थे कच्चा माल, और यही माल उत्पादित विनिर्माण जब कर देते थे तो विनिर्माण के रूप में ये उत्पादित माल के रूप में भारत आता था। तो इस पर जो है आते हुए माल पर ये कर नहीं लेते थे, जाने वाले पर कर नहीं लेते थे, लेकिन भारतीयों का अगर कोई माल जाता था तो उस पर टैक्स ज्यादा लेते थे। अर्थात भारत का ही माल भारत के ही पैसे से इंग्लैंड लेके गए और भारत के ही माल को विनिर्माणित करते तो यहाँ पर अधिक दामों में अधिक लाभ लेते थे। क्यों? क्योंकि भारत में जो है तकनीकी का अभाव था, मशीनीकरण का अभाव था, तो यहाँ से कच्चा माल लेके गए, वहां उपयोग किया, उसको बनाया, मशीन से सस्ता हो गया, तो हाथ से बने हुए हथकरघा, हमारे हाथ से बने हुए सूती कपड़े, ये धीरे धीरे उस मशीन की प्रतिस्पर्धा से तो तुलनात्मक रूप से महंगा पड़ने लगा और क्वालिटी में गिरावट आने लगी। इन सब चीजों के कारण भारतीय मालों की जो है डिमांड कम हो गई और ये कच्चे माल का जो ये उत्पादित करके आ रहे हैं, तो भारत जो है धीरे धीरे कच्चे माल का बाजार बन गया और उत्पादित वस्तुओं के मार्केट उत्पादन से पट गया। इन सब परिस्थितियों ने भारतीय अर्थव्यवस्था को चौपट कर दिया, जिसको कहा गया अनिष्टों का अनिष्ट। दादा भाई नौरोजी ने इसको कहा अनिष्टों का अनिष्ट। इसी दादा भाई नौरोजी ने अपने जो है एक लेख जस्ट टू इंडिया, उसमें लिखा हुआ है पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया में एक लेख लिखा और उस लेख में इन्होंने धन निष्कासन के सिद्धांत की चर्चा की। इनकी एक किताब है दादा भाई की पॉवर्टी रूल ऑफ, तो आपने लेख को जानते हैं, पॉवर्टी रूल ऑफ इंडिया को आपने देखा, इंग्लैंड टू इंडिया इसको भी आपने देखा। इनकी एक और किताब है द वांट्स एंड नीड्स of India's 1870, the wants and means India's 1870। इसी किताब में उन्होंने इसी किताब के भाग के रूप में द पॉवर्टी रूल ऑफ इंडिया एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इंग्लैंड जब टू इंडिया, इस सारी चीजों को इसी किताब के भाग में लिखा है और इसी में धन निष्कासन का सिद्धांत इन्होंने दिया। ठीक, धन निष्कासन का सिद्धांत इन्होंने दिया, अर्थात ब्रिटिश आर्थिक नीतियों का इन इतिहासकारों ने वर्गीकरण किया और भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीतियों के दुष्प्रभाव को समझाने की कोशिश की। ठीक, फिर उसके बाद आरसी दत्त साहब, ये आरपी दत्त साहब, इन्होंने 3 कैटेगरी बांटी। ये प्रश्न भी आपकी परीक्षा में आ चुका है, कार्ल मार्क्स ने बांटा। उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था को, जो ब्रिटिश कालीन अर्थव्यवस्था की 1757 से 1947 तक की अर्थव्यवस्था को इन्होंने 3 चरणों में बांटा। आरपी दत्त ने, ये बार बार पूछा गया है, लेकिन कार्ल मार्क्स ने इसको 2 भागों में बांटा था, नेहरूजी जी ने भी इसको 3 भागों में बांटा था, आगे चलकर के गांधी जी ने भी इस पर काम किया। तो आरपी दत्त ने जो बांटा उसका जो आधार था उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। आरपी दत्त साहब ने 3 भाग में बांटा, 3 समय विशेष के आधार पर लिया। पहला जो है इन्होंने 1757 से लिया और 1813 तक की घटना को लिया, फिर 1813 से लिया और इसको 1850 से 1858 कहीं का 1850 तक लिखता है किसी किसी और ये कहीं 1858 को भी आप समझ सकते हैं, वो गदर को 1850 तक, फिर 1850 से इसको ले तो फिर अब आगे चल करके 47 तक की घटना को। ठीक, इसको इन्होंने कहा जो 1757 को, इसको इन्होंने वणिकवाद संज्ञा दी। क्या किया? वणिकवाद। इसको इन्होंने क्या कहा? वणिकवाद कहा। इसमें कंपनी जो है व्यापारी के रूप में आती है
और यहाँ जो है व्यापारी, यहाँ जो है वणिकवाद का, इसके क्या कहते, भारतीय धन को बंगाल से जो इन्होंने प्राप्त किया, इस धन से यहाँ कच्चा माल लेके जाते थे, कच्चा माल, और फिर इसी को विनिर्मित करके, इसी माल को विनिर्मित करके फिर भारत ले आते थे और भारत के बाजार में बेचते थे। और इस धन के जो माल ले जाते थे, इसके लिए धन उन्होंने कहां से प्राप्त किया, इसी बंगाल से प्राप्त करना शुरू किया। इसके पहले कहां से ले आते थे, इंग्लैंड से ले आते थे, या यूरोप से सोना चांदी के रूप में धन को ले आते थे। अब क्या कर रहे हैं, इस सोना चांदी की जगह में बंगाल का जो कर राजस्व है उसको आधार बनाकर यहाँ इन्होंने लाभ कमाया, धन कमाया, और उससे जो है बंगाल का कच्चा माल, अब ये टैक्स वगैरह भी अपने हिसाब से कम कर लेंगे, अपने लिए कम मूल्य पर जो कच्चा माल प्राप्त कर लेंगे, फिर विनिर्मित करके उसी माल को जो भारतीय बाजार में ले आएंगे, वहां तकनीकी है सब कुछ है, ये वणिकवाद कहा गया। इस चरण में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से भारत में शोषण की शुरुआत हो गई थी। भारतीयों के धन से इंग्लैंड में जो है औद्योगिक क्रांति होने लगा था। ये कारण। फिर दूसरा चरण जब है, ये आप देखेंगे, इस चरण में हम आगे भी आगे पढ़ेंगे कि 1813 में आप देखेंगे एक चार्टर एक्ट आया। उस चार्टर एक्ट, और ये सब कौन कर रहा है यहाँ, ईस्ट इंडिया कंपनी। तो जब इंग्लैंड से यूरोपीय में ईस्ट इंडिया कंपनी चली थी, तो रानी एलिजाबेथ से एक पत्र लिया था पूर्वी देशों का व्यापार करने का। तो ईस्ट इंडिया कंपनी 24 डायरेक्टर, प्रोप्राइटर, इन लोगों के साथ, तो वही कंपनी को ही यहाँ व्यापार करने का एकाधिकार था, और लोगों को व्यापार करने का अधिकार नहीं था। जो भी आए वो कंपनी में शेयर करे, उसके शेयर भाग कर कंपनी के माध्यम से यहाँ व्यापार होता था। लेकिन 1813 में क्या किया गया कि भारत का बाजार इंग्लैंड के अन्य व्यापारियों के लिए, यूरोप के अन्य व्यापारियों के लिए, इंग्लैंड के अन्य व्यापारियों के लिए खोल दिया गया। तो भारत को बाजार को क्या किया गया, मुक्त कर दिया गया। क्या किया, मुक्त है। तो भारत का व्यापार यहाँ क्या हो गया, मुक्त बाजार हो गया, मुक्त बाजार की व्यवस्था हो गई, मुक्त बाजार व्यवस्था हो गई। अर्थात अब यहाँ इंग्लैंड का कोई भी व्यापारी आ सकता था। फिर आपने देखा होगा कि स्वतंत्र व्यापारियों का उदय होता है। अर्थात इसके पहले ईस्ट इंडिया कंपनी, एक दो कंपनी आई भी सर्वाइव नहीं कर पाई, क्योंकि एकाधिकार, संरक्षण, सब कुछ ब्रिटेन के रानी राजा और यहाँ के राजाओं से ईस्ट इंडिया कंपनी को मिलता था। तो जो भी व्यापार होते थे इसके पहले 13 के पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से होते थे। अब यहाँ का व्यापार यूरोप के अन्य व्यापारी, खास करके इंग्लैंड के व्यापारियों को खोल दिया गया। आपने मैनचेस्टर के व्यापारियों को वहां देखा होगा, लाभ यहाँ मिलेंगे, नवाब ववाब की संख्या हमने कई बार चर्चा की, आगे भी चर्चा करेंगे। ये सारी परिस्थितियां जो उत्पन्न होती हैं, तो इसके आधार पर भारत का व्यापार का बाजार क्या होगा, मुक्त अर्थव्यवस्था का बाजार हो गया, मुक्त अर्थव्यवस्था का बाजार हो गया। इसमें ब्रिटेन के उद्योगपति, अन्य व्यापारी भारत में आने लगे और धन लगा करके लाभ कमाने लगे। और इसी समय जो है आप देखेंगे कि चाय और चीन को छोड़ करके सारे एकाधिकार ईआईसी कंपनी के, ईस्ट इंडिया कंपनी के समाप्त कर दिए गए। चाय और चीन के व्यापार को छोड़ करके सारे व्यापार को समाप्त कर दिया। आगे चल करके 1833 में चाय और चीन के व्यापार को भी ईस्ट इंडिया कंपनी का पूरी तरीके से व्यापारीकरण को समाप्त कर दिया गया और वो राजनीतिक कंपनी के रूप में रह गई। अर्थात अब जो है व्यापारी, स्वतंत्र व्यापारी, नए नए व्यापारी स्वतंत्र व्यापारी के रूप में यहाँ आने लगे, बसने लगे और व्यापार वाणिज्य करने लगे। तो ये चरण जो हुआ इसको कहा गया मुक्त अर्थव्यवस्था का चरण, मुक्त अर्थव्यवस्था का चरण। फिर 1805 के बाद जो होता है, यहाँ पे जो चरण होता है, इस मुक्त अर्थव्यवस्था से जो धन कमाया जाता है, तो उस धन के बाद फिर इसको बोलते हैं वित्तीयवाद। वित्तीयवाद का चरण है, वित्तीयवाद का चरण। इसमें क्या हुआ, जो अब 1858-50 बाद वित्तीयवाद, इसमें क्या हुआ आप देखेंगे, डलहौजी के समय में रेल, भाप के इंजन का आविष्कार, सड़कों पर। अब ब्रिटेन की सत्ता, यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता राजनीतिक रूप से बहुत मजबूत हो चुकी थी और लगभग भारत के हर क्षेत्र में उनकी सत्ता स्थापित हो चुकी थी। तो ऐसी परिस्थितियों में अपने व्यापार को, अपनी सत्ता को और मजबूत करने के लिए, अपने मातृ देश को और लाभ प्रदान करने के लिए इन्होंने यहाँ पूंजी लगाना शुरू किया। और उस पूंजी जो लगाई, जैसे रेलवे में पूंजी लगाया, तो रेलवे में पूंजी लगाया, उस रेलवे में पूंजी के बदले रेलवे, भाप का इंजन, अन्य उद्योगों में पूंजी लगाई, बैंकों में पूंजी लगाई। इन सब चीजों के माध्यम से जो चरण आया उसको वित्तीय पूंजीवाद करते हैं, क्योंकि इसका लाभ हानि जो है सरकार के हाथ में था। रेलवे कर खास करके रेलवे को इसमें हम लेते हैं
रेलवे में जो पूंजी लगाएगी, तो इस चरण को वित्तीय पूंजीवाद करते हैं। और ये सारे जो चरण है, इसका प्रभाव क्या हुआ, भारत जो है एक जो है अनऔद्योगिक राष्ट्र हो गया, अनऔद्योगिक राष्ट्र हो गया। औपनिवेशिक शासन में शोषण की दर बढ़ी, इससे कृषकों को हानि हुई, छोटे हमारे लघु उद्योग समाप्त हो गए, बेरोजगारी का स्तर बढ़ गया, हम कृषक मजदूर, फैक्ट्री मजदूर, ऋणग्रस्त, साहूकार, इन सब के चंगुल में फंसते चले गए। और भारत जो है सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश हितों के अनुरूप जो यहाँ एक औपनिवेशिक शोषणकारी प्रवृत्ति के रूप में ही जन्म लेने लगा। भारत को एक गुलामी जो हुई वो आर्थिक गुलामी के रूप में आई, जिससे आज तक हम उभर नहीं पा रहे हैं। वो हमारी मानसिकता में, सोच में आज भी कहीं कहीं विद्यमान। तो ये जो कॉन्सेप्ट वाली क्लास थी, इसको आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये 3 चरण हमने अलग अलग जो मोटा मोटा सर्वाइव किए, ये प्योरली मेंस का कॉन्सेप्ट था। लेकिन विगत 3-4 वर्षों से हम देख रहे हैं कि यहाँ कथन कारण के प्रश्नों में आता है, और ये आरपी दत्त के द्वारा जो विभाजन है, ये विभाजन परीक्षा में आ चुका है। दादा भाई नौरोजी का द पॉवर्टी अंडर ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इंग्लैंड स्टेप टू इंडिया, ये जो लेख है ये भी बार बार परीक्षा में पूछे गए हैं। और कौन धन निष्कासन के सिद्धांत का समर्थक था, जैसे हमने आपको चर्चा किया, दादा भाई नौरोजी, आरपी दत्त, आरसी दत्त, जी सुब्रमण्यम, गोपाल कृष्ण गोखले, ये सब लोग जो है भारत में धन निष्कासन के समर्थक थे। अर्थात भारतीयों के धन के निष्कासन को इन्होंने बड़े बौद्धिक तरीके से, बड़े लॉजिक तरीके से बताया कि प्राचीन काल और मध्य काल में भी अकाल और सूखा पड़ता था, लेकिन इतनी जनधन की हानि क्यों नहीं पड़ती थी, क्योंकि हमारे यहाँ जो भी शासक सत्ता थी जो है वो जो कुछ भी लाभ हानि अच्छा बुरा करती थी वो यही निवेश करती थी। लेकिन ब्रिटिश सरकार आने के बाद, इसीलिए दयानंद सरस्वती ने कहा, भारतीयों के लिए उन्होंने कहा कि बुरा से बुरा स्वदेशी शासन भी विदेशी शासन से अच्छे स्वदेशी विदेशी शासन से अच्छा रहेगा। उनके कहने का मतलब यही था। तो इन राष्ट्रवादियों के द्वारा, दादा भाई नौरोजी और के सहयोगी है, इस राष्ट्रवादियों के द्वारा भारत में जो आर्थिक पलायन के सिद्धांत को तार्किक और लॉजिकल रूप से समझाया गया, इससे भारतीयों के जन मानस पटल पर जन सामान्य में अंग्रेजों की नीतियों के प्रति आक्रोश पैदा हुआ, और यही चल करके भारत में राष्ट्रवाद के उदय के कारणों में सबसे बड़ा कारण बनता है। और भारत में नए नए राजनीतिक संगठन का जन्म होता है। इसी क्रम में लैंड एडवर्ड सोसाइटी, ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, इंडियन एसोसिएशन, तरीके के संगठन बनते हैं। आगे चल करके 1885 में कांग्रेस का गठन की परिस्थिति होता है, इसकी भी हम चर्चा करेंगे। और उसी कांग्रेस के नेतृत्व में धीरे धीरे जो है 3 चरणों में राजनीतिक सत्ता को प्राप्त कर लेते हैं। भारत जो है स्वतंत्रता की तरफ बढ़ जाता है। ये सारे कारणों का की पॉइंट ये आर्थिक जो है चरण कारक है, और आर्थिक कारणों में आर्थिक शोषण ब्रिटिश भारत की नीतियों का रहा। तो आज की जो क्लास को यही विराम देते हैं। छोटा क्लास था, हमने आपको उसको समझाने की कोशिश की। मेंस के टॉपिक था, लेकिन यहाँ प्री के भी कुछ चीजें हमने आपको तथ्यात्मक रूप में बताई। यहाँ से कथन कारण के प्रश्न मिलते हैं, कॉन्सेप्ट के रूप में इसको आप समझेंगे तो आगे जहां भी हम कहेंगे कि किसानों ने विद्रोह क्यों किया, आपको तुरंत समझ में आएगा। भू राजस्व की बड़ी हुई दर, शाहूकारों के द्वारा जमींदारी रहित बड़ी भयबड़ी व्यवस्था की दुर्व्यवस्था के कारण। जनजातियों ने क्यों विद्रोह किया, उनके एकाकीपन को, इनके द्वारा जो भू साम्राज्यवादता थी, उस साम्राज्यवादता ने उनके एकाकीपन के, उनके जंगल जब्ती कानून को डिस्टर्ब किया। इस तरीके से किसान विद्रोह, दलित विद्रोह, जनजातीय विद्रोह, सारे विद्रोह हैं, इन सभी विद्रोहों के मूल कारणों में कहे गए आर्थिक शोषण रहा या ब्रिटिश आर्थिक नीतियां रही। इसलिए हमने इस टॉपिक को आज रखा। ये छोटी टॉपिक है, आपको कॉन्सेप्ट बता दें, ताकि आगे जब हम चीजों को आगे बढ़ाएंगे तो इसी को पक्ष विपक्ष को लेकर के सभी संगठन हमको आगे बढ़ने। तो आज की क्लास को इतना ही, कल हम शुरुआत करते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तो पहले हम आपको जो है 1857 के विद्रोह को पढ़ाएंगे, फिर उसके बाद जनजातीय विद्रोह, इन सब चीजों को लेकर पढ़ेंगे। ठीक, आज के लिए इतना ही। आप लोगों के लिए एक जो है सूचना भी है, हमारे लिए भी एक हर्ष का विषय है कि आप लोगों के द्वारा जो ये सहयोग हमारे वेद आईएएस के प्लेटफॉर्म को मिल रहा है, तो हमारे छोटे अनुज जो सहयोगी हैं उन लोगों ने एक नया प्लेटफॉर्म जनरेट किया है, और नए उम्मीद के आप लोगों के सहयोग और प्यार की वजह से हम लोगों का भी उत्साहवर्धन हुआ, जिस वजह से हमारी टीम ने वनडे एग्जाम के लिए, एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए, यूपी ट्रिपल एससी की पेट की परीक्षाओं के लिए, टेट सुपर टेट की परीक्षाओं के लिए, टीजीटी पीजीटी और हायर एजुकेशन अर्थात टीचर से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए एक नई ब्रांच वेद आईएएस के ई ब्रांच के रूप में एक नई टीम के साथ जो है ओपन करने का निर्णय लिया है। व्हाट्सएप और फेसबुक पे आप उसका प्रचार देख रहे होंगे। आप लोगों से
निवेदन है कि जैसे आप लोग वेद आईएएस को लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, पसंद करते हैं, वैसे भी अपने उन मित्रों सहयोगियों से भी अपील करिए, उनसे भी उस प्लेटफॉर्म पर आने के लिए करिए। जल्द ही ऑनलाइन और ऑफलाइन ईगल एकेडमी के नाम से हम लोग एक नया प्लेटफॉर्म जनरेट कर रहे हैं। वो उसमें वेद आईएएस की टीम सहयोगी की भूमिका में रहेगी। पठन पाठन का कार्य एक अलग कोर हमारी टीम करेगी। इसमें वे सिविल सर्विसेज कोई भी, लेकिन सिविल सर्विसेज के टीचरों का अनुभव उनको प्राप्त होगा, जिससे वहां भी गुणवत्ता युक्त शिक्षा आपको मिल पाए। और ऐसे विद्यार्थी जो गांव में रह रहे हैं, शहर में रह रहे हैं, अधिक फीस नहीं दे पा रहे, उनके लिए ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों क्लासेस उपलब्ध रहेंगी, कम फीस में उपलब्ध रहेंगी और आसानी के साथ यूपी पेट, ट्रिपल एससी, टीजीटी, पीजी अनवरत की तैयारी एक दिन में नहीं होती। आपको साल भर पढ़ने पर समय देना पड़ेगा, उसके बाद ही आप परीक्षाओं को बीट कर पाएंगे। ये नहीं कि फॉर्म निकला तब आप भरना शुरू करें और तब एक महीने में कोचिंग संस्थानों में दौड़े, तो उस तरीके से कोई भी समस्या का हल नहीं होता। आपको किसी भी समस्या या लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्लान वे में आगे बढ़ना पड़ता है। इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने जो है जल्द ही इस पेट की परीक्षा के बाद जब भी आपको होगा अग्रिम सूचना देंगे। तो आप लोगों से भी अपील की अपेक्षा करते हैं। एक बार फिर से मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं और धन्यवाद देता हूं।